जो अधिकतम तीव्रता थी अपने पास में आई मैक्सिमम, वो कितनी थी? I1 प्लस I2, ये बनी होगी। देखिए अधिकतम आपने देखा होगा, यहाँ से अगर देखोगे ये जो अपने पास में बन रहा था, यहाँ पे देखो कॉस का फंक्शन बन रहा था, I1 प्लस I2 था आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम जो था अपने पास वो ऐसा था, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2, हम ऐसा देख सकते हैं। और I जो मिनिमम था वो कितना था अपने पास में, I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स रूट I1 I2। तो अगर मैं I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम कर देता हूँ तो कितना रहेगा, 2 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसको मैं I एवरेज भी बोल सकता हूँ। I जो एवरेज है उसका एक और फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है। अगर आपको अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता पता है तो उनका ही एवरेज ले लो, वो अपने पास में एवरेज इंटेंसिटी रहेगी। देखिए इसको नोट कीजिए और इस पर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट किया आपने ये? नोट हुआ यहाँ से? तो आगे देखते हैं। दो तरंगे दो तरंगे दो तरंगे y1 इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 4 साइन ओमेगा टी, और y2 आपको दिया हुआ है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं अध्यारोपित होती हैं। तो व्यतिकरण के कारण व्यतिकरण के कारण तो परिणामी परिणामी विस्थापन, परिणामी तरंग का, ऐसा कर लीजिए, परिणामी तरंग का आयाम आयाम ज्ञात कीजिए। परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। सर 7। नहीं, एच भी है, ध्यान रखो। देखो क्या था, A1 तो कितना है 4, और आप A2 बोल दीजिए 3। जो डेल्टा फाई है वो कितना था,
फाइव टू माइनस फाइव वन ये बोला था हमने उसको। फाइव टू की वैल्यू तो कितनी है, पाई बाय थ्री, और पहले में कुछ उसके साथ में है नहीं जीरो, तो आपने बोला पाई बाय थ्री। जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ऐड किए थे उनसे कंपेयर करो। हमने कुछ ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन लिया होगा, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू लिया होगा। ये फाइव वन तो इसके साथ में कुछ नहीं है जीरो, इसके साथ में पाई बाय। अब जो परिणामी आयाम रहेगा ए नेट, तो उसका क्या फॉर्मूला था, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू इंटू कोस जो भी डेल्टा फाइव और इसका रूट। तो ए नेट ए वन कितना है, फोर का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, टू इंटू फोर इंटू थ्री इंटू कोस डेल्टा फाइव पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री का मतलब 16 डिग्री, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू फोर इंटू थ्री, पाई बाई थ्री का मतलब 60, तो कोस 60 होता है 1/2। ये कितना हो गया 25 प्लस ये कैंसिल हो गया 7, तो ये कितना होगा 32। 32 को हम बोल सकते हैं 4√2। 4 सर 12 आएगा जरूर। कहाँ पे, अच्छा यहाँ 7। है, हाँ 12 रहेगा, 12 ठीक, मैंने ऐड कर दिया। हाँ 12, तो ये कितना आएगा 37। 37 हाँ 37, तो रूट 37 ही रखते हैं, फिर उसको रूट नहीं निकल रहा है, रूट 37 ही रखते हैं। नोट करें इसको। नोट हो गया, अगला देखें। सर नहीं हुआ। सर हो गया। अगला है अपने पास में, तो सर एक सेकंड पीछे लेना। देखिए हो गया सर। तो प्रकाश किरणें, तो प्रकाश किरणें जिनकी तीव्रता I तथा 4I है, जिनकी तीव्रता I तथा 4I है, एक पर्दे पर व्यतिकरण दर्शाती है, व्यतिकरण दर्शाती है, दो बिंदु जिनके लिए कलांतर, दो बिंदु
जिनके लिए कलांतर पाई/2 तथा 2 पाई है। पाई/2 तथा 2 पाई। तो पाई/2 तथा 2 पाई है। तब इन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। तब इन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। देखें, देखो आई का फॉर्मूला नोट कर ले। मान लीजिए एक बिंदु, पहला बिंदु की बात करते हैं जहां पर जो डेल्टा फाई है वो कितना दिया अपने को, पाई/2। अब आई का जो फॉर्मूला है वो कितना रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला था। I1 को मान लेते हैं I और I2 को कितना, 4I। तो लेट I1 है I और I2 कितना है, 4I। तो यहाँ पर जो I जो नेट रहेगा वो कितना रहेगा, देखिए I प्लस 4I, I प्लस 4I प्लस 2 टाइम्स I इंटू 4I इंटू cos पाई/2। cos पाई/2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना रहा अपना, 5 टाइम्स I। दूसरे केस की बात करें, जब डेल्टा फाई कितना है, 2 पाई, तब आपका आई नेट कितना रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I1 I2 इंटू कॉस 2 पाई। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, I प्लस ये कितना है, 4I प्लस 2 टाइम्स I इंटू 4I इंटू 1 कितना रहेगा, 5 एंड यहाँ से 4, 9I। देखिए सर इससे पीछे वाला बताना कितना। इसके पीछे यहाँ से स्टार्ट किया व्हाइट कलर से जो लिखा हुआ, अभी किया सर स्टार्ट। हाँ यहाँ से स्टार्टअप किया है, यहाँ से इसके आगे 2 पेज और होंगे। ये देखिए, उसके बाद में ये किया है, देखा ये, और इसके बाद में ये है।
देखें आगे, चलिए आगे नोट करें तो एक बिंदु पर दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती हैं एक बिंदु पर दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती हैं यदि तरंगों के आयामों का अनुपात तरंगों के आयामों का अनुपात 1/2 है तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं, इसको 1/4 कर लीजिए, अच्छा होगा, 1/4 कर, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। सर 25/9 आई मैक्स। 25 आ रहा है, देखते हैं। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम आएगा फिर। हाँ सर, दोनों आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ये था, हमने देखा था कि √I1 अपॉन √I2 ऐसा था, देखो कॉमन ले लिया था फिर हमने √I1 प्लस √I2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटा बाई √I1 माइनस √I2 और इसका स्क्वायर। इसमें हमने कॉमन लेने के बाद में इसको ऐसा बना लिया था √I1 बाई I2 प्लस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 बाई I2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को तो आयाम दिया हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, आयाम दिया हुआ है, ये गलत लगा दिया। आयाम में अपने पास रहेगा कि हमने देखा था A1 प्लस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। आयाम का दिया हुआ है तो ये अप्लाई करेंगे, और तीव्रता का दिया हुआ था जो पहले मैंने गलती से नोट किया वो लगाएंगे। इसको बोले हम A1 बटा A2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 बटा A2 माइनस 1 का स्क्वायर। 25/9 बना था, हाँ वही होना चाहिए। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना हो गया, 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना रहा, 5/4 का स्क्वायर और इधर से माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो कितना रहेगा 25/9। देखो नोट किया आपने,
आगे देखें। देखिए तो आगे हेडिंग बनाएं, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो देखिए स्पष्ट तथा स्थायी, स्पष्ट तथा स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्न प्रतिबंध आवश्यक है। निम्न प्रतिबंध आवश्यक है। देखिए पहला अपने पास में कि दोनों जो कला संबंध स्रोत हैं वो अपने कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब कला संबंध होने चाहिए, तो कला संबंध का ही मतलब कोहेरेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि उनका जो कलांतर है वो समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो पहला देखिए, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध कोहेरेंट होने चाहिए। अर्थात इनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। दोनों, अब ये तभी होगा जब अपने क्या हो, दोनों तरंगों की आवर्ती समान, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवर्ती तथा, अब आवर्ती समान रहेगी तो तरंग दैर्घ्य अपने आप समान हो जाएगी, तथा तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए। तो देखो मान लीजिए φ1 आपका ऐसा है, अगर φ1 ऐसा है कि ω1t माइनस kx, ठीक है, अलग अलग है मान लीजिए आवर्ती अपने पास में, k1x आप ऐसा बोल दीजिए। φ2 अगर ऐसा है कि ω2t माइनस k2x, तो यहाँ पर जब आप डेल्टा फाई ज्ञात करोगे तो क्या रहेगा फिर आपका, चलो इस वाले को x वाली टर्म को 0 भी कर देता हूँ, अगर मान लीजिए, चलो x वाली टर्म को 0 मान लेता हूँ कि φ1, चलिए जो ये θ1 बोल देता हूँ, और भी इजी कर लेता हूँ मैं इसको, θ1 इतना है, θ2, चलो मैं जनरल इक्वेशन ही नोट कर देता हूँ, अच्छा हो। मान लीजिए मैंने माना कि y1 जो है वो है a1 sin ω1t प्लस φ1,
मैंने माना कि x इक्वल्स टू को 0 ले लिया, x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। और ऐसे ही मैंने दूसरी इक्वेशन लिख दी, y2 इक्वल्स टू a टू साइन ओमेगा 2t प्लस 5 x इक्वल्स टू 0 पर। तो यहाँ पर जब मैं फेज ज्ञात करूंगा, तो माइनस करना पड़ेगा। देखता हूँ अब, देखिए इनमें जो फेज अपने पास में डेल्टा फाई वो कितना होगा, ओमेगा 2t प्लस 5 माइनस ओमेगा 1t प्लस 5। ये डेल्टा फाई की वैल्यू बेसिकली अपने पास आ रही है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस 5 माइनस 5। तो ये टाइम पर निर्भर कर रहा है। अगर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 हो जाए तो टाइम पर निर्भर नहीं करेगा। ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 होने का मतलब क्या है कि आवृत्ति समान होनी चाहिए। लास्ट में 5 माइनस 5 लिख रहा है। हाँ 5 माइनस 5। सर आवृत्ति हमेशा समान होनी चाहिए। कला संबंध स्रोत अगर है तो कला संबंध स्रोत होने के लिए आवृत्ति जो समान होगी। देखो आगे नोट करता हूं मैं, यदि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं है तब कालांतर समय पर निर्भर कर रहा है अतः इन्हें, क्योंकि देखो ऊपर ही नोट किया अगला पिछला पॉइंट कि कला संबंध स्रोतों का जो है कलांतर समय के साथ में नियत होना चाहिए, तो इन्हें हम कला संबंध स्रोत नहीं कहेंगे। इन्हें कला संबंध स्रोत नहीं कह सकते। इन्हें कला संबंध स्रोत नहीं कह सकते। इन्हें कला संबंध स्रोत नहीं कह सकते। फिर क्या होना चाहिए, तो कला संबंध के लिए अपने पास होना चाहिए, यदि ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, अब जो डेल्टा फाई है वो कितना रह जाएगा, 5 माइनस 5। अब समय पर निर्भर नहीं कर रहा, ये कला संबंध हो। कला संबंध पिछले वाला दिखाना सर। देखा, आगे चले। सर हाँ बोलिए। कलांतर सेम हो सकते हैं। कलांतर सेम होने का मतलब नहीं है, कलांतर तो है, ये कला सेम हो सकती है, इसको कला बोलते हैं। ये कला है ओमेगा 1 ये पूरी कला है, ठीक है। आप कलांतर तो इनका जब माइनस करोगे तब होगा। कलांतर सेम होने का कोई मतलब ही नहीं है, वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। नहीं सर, कलांतर कभी सेम हो सकते हैं। कलाएं सेम हो सकती है, कलांतर नहीं। ये सेम हो सकती है दोनों,
मतलब जैसे ओमेगा 1 बराबर भी ओमेगा 2 हो जाए, फाई 1 बराबर इक्वल टू फाई 2 हो जाए, तब कलाएं सेम होगी तो कलांतर 0 हो जाएगा। कलांतर सर। सेम होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कलांतर का, कलाएं सेम बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए दोनों तरंगों के आयाम, दोनों तरंगों के आयाम, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। इससे विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्ण अंधेरा, इससे विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्ण अंधेरा, पूर्ण अंधेरा होता है तथा फ्रिंजों, फ्रिंज मतलब जो भी अपने पास में यहाँ पर जो धब्बे बनते हैं स्क्रीन पर, डार्क एंड जो व्हाइट कलर के या चमकीले हम बोले, उनको फ्रिंज बोलते हैं, वो आगे हम फ्रेनेल वाले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तथा फ्रिंजों, तथा फ्रिंजों तथा फ्रिंजों के मध्य विपर्यास, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। मतलब जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा वहां पर बिल्कुल डार्क बन जाएगा, और जहाँ पर संपोषी रहेगा वहां पर चमकीले। इससे व्यतिकरण, इससे व्यतिकरण, व्यतिकरण प्रतिरूप, प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, दोनों तरंगों एक ही दिशा, एक ही दिशा में संचरित, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। आगे देखें, एक और पॉइंट नोट कर लो, दोनों यदि, ये पॉइंट क्या है जो आप आगे स्टडी करेंगे, ध्रुवण उससे रिलेटेड है, अभी ये लॉग आउट होने वाला, आपको दोबारा से ज्वाइन करना है सभी को। दोनों यदि प्रकाश स्रोत या प्रकाश तरंगे ध्रुवित हैं, यदि ध्रुवित हैं, ध्रुवित हैं तो इनके मध्य या इनके ध्रुवण तल, इनके ध्रुवण तल एक ही होने चाहिए, या ध्रुवण तल समान होने चाहिए। लॉग आउट होगा, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा।
नोट किया यहाँ तक? रुक जाओ सर। हाँ, नोट हुआ? आगे देखें। सर बोलिए। नोट नहीं हुआ? फ्रिंज क्या होता है? रेंज में बोल रहा था कि अभी जो हम ये देखेंगे वाईडी सेमी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो जो पर्दे की बात करें ना कि लाइट जैसे दो किरणें यहाँ पर जा रही हैं, त्यारोपित हो रही हैं प्रकाश स्रोत से, तो यहाँ पर जो अपने पास में कुछ पॉइंट पर चमकीले बिंदु बनते हैं, कुछ अपने पास में एक तरीके से डार्क बिंदु बनते हैं, तो इन्हीं को फ्रिंज बोलते हैं। अगर पर्दे पर हम व्यतिकरण पैटर्न को पर्दे पर देखते हैं तो कुछ चमकीले पॉइंट मिलते हैं और कुछ अपने पास में डार्क अंधेरे वाले पॉइंट मिलते हैं, उन्हीं को फ्रिंज बोलते हैं। आगे नोट करें। अभी देखें कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत कला संबंध स्रोत देखिए, तो कोई भी दो अगर अलग अलग स्रोत हैं, चाहे अपने पास में दो बल्ब की बात करें, दो कैंडल्स हों, ये कभी भी कला संबंध नहीं होते, क्योंकि लाइट का जो उत्सर्जन होता है वो किस तरीके से होता है कि अपने जैसे हाइड्रोजन का आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में जाते हैं, फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब क्या होता है, एनर्जी जो है बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें डेफिनेटली दो अगर अलग अलग स्रोत हैं तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चल रहा है, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई टाइम का डिफरेंस आता है। इसका मतलब उनकी कला जो है वो टाइम पर निर्भर कर जाती है। ठीक है, तो दो तो कभी हो ही नहीं सकते, इसीलिए क्या किया जाता है, कोशिश ये की जाती है कि एक ही स्रोत को दो भागों में बांट दें। मान लीजिए एक अपने पास बल्ब यहाँ था, उससे जो लाइट आ रही थी इधर, हमने क्या किया, यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया, उसमें दो छोटे यहाँ पर होल रख दिए, तो क्या होगा, अब यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी और यहाँ से लाइट, ये भी एक स्रोत की तरह काम करेगा और ये भी एक स्रोत। अगर दोनों ही अपने पास एक ही स्रोत से आए, ठीक है, ये तो एक तरीके से प्राथमिक था, ये द्वितीयक स्रोत हो गए अपने, ऐसा बोल सकते हैं। तो इनको हम एक ही कला में मान सकते हैं लगभग। ठीक है, तो देखें, देखिए हम नोट कीजिए, हम दो स्वतंत्र हम दो स्वतंत्र हम दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों जैसे बल्ब, जैसे दो बल्ब अथवा मोमबत्तियों दो मोमबत्तियों दो मोमबत्तियों को किसी पर्दे के सामने रखकर पर्दे के सामने रखकर पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के माध्य कलांतर स्थिर न रहकर निरंतर बदलता रहता है। अतः पर्दे के किसी भी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता भी निरंतर बदलती रहती है। आगे नोट करें, जब दो प्रकाश स्रोतों के किसी स्थिति पर प्राप्त तरंगों के माध्य कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो अर्थात नियत बना रहे तो ऐसे स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। नोट किया आपने? देखें, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। सर नहीं किया पूरा नोट।
बोलते तो यार, मैं बोला ही नहीं आपको तो। देखें आगे, व्यवहार व्यवहार में व्यवहार में इस प्रकार व्यवहार में इस प्रकार के दो स्वतंत्र स्रोत स्रोत प्राप्त करना आसान नहीं होता लेकिन लेकिन किसी लेकिन यदि किसी विधि द्वारा द्वारा प्रकाश के एक स्रोत से ही दो स्रोत बनाए जाएं तो किसी क्षण एक स्रोत से उत्पन्न तरंगों की कला में परिवर्तन होने पर देखिए, लेकिन यदि किसी विधि द्वारा प्रकाश के एक स्रोत से ही दो स्रोत बनाए जाएं तो किसी एक क्षण एक स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की कला में परिवर्तन होने पर उसी क्षण दूसरे स्रोत से उत्पन्न तरंग की कला में उतना ही परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार उन स्रोतों को कला संबंध स्रोत इस प्रकार उन स्रोतों को कला संबंध स्रोत कह सकते हैं। लेजर जो होती है वो ऑलमोस्ट अपने पास में कला संबंध स्रोत होती है।
देखो कला संबंध स्रोत प्राप्त करके दो मेन तरीके अपने पास हैं। कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, फर्स्ट है तरंगाग्र के विभाजन से, तरंगाग्र के विभाजन से तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, by division of wavefront, by division of wavefront। देखिए इस विधि में परावर्तन या अपवर्तन द्वारा आपतित तरंगाग्र को दो तरंगाग्रों में विभाजित किया जाता है, इसके उदाहरण जो अपने पास में वो हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेनेल पाइप प्रिज्म। आगे नोट करता हूं मैं। यहाँ तक नोट किया आपने? क्या यहाँ तक? रुको सर। हो गया सर, हो गया। देखें उदाहरण जो है इसमें उदाहरण के लिए अपने पास में है पहला, जैसे यंग, कल से हम इसी को पढ़ेंगे, यंग द्वि स्लिट प्रयोग। और दूसरा जो अपने पास में आता है फ्रेनल द्विप्रिज्म, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। द्विप्रिज्म। एक और होता है लॉयड्स मिरर, लॉयड्स द्विस्लिट एक और होता है लॉयड दर्पण,
समीकरण प्रयोग। दूसरा जो तरीका अपने पास में होता है, पहला तो हमने देखा तरंगाकार के विभाजन से, दूसरा होता है आयाम के विभाजन से। आयाम के विभाजन द्वारा आयाम के विभाजन द्वारा देखिए इस विधि में देखो पहले हम परावर्तन और अपवर्तन लिखा था, आंशिक परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, मतलब कुछ भाग अपवर्तित हो जाए, कुछ भाग परावर्तित हो जाए। इस विधि में आंशिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा आपतित तरंगों के आयाम को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। विभाजित कर दिया जाता है उदाहरण में इसमें है एक होता है न्यूटन वलय, माइकलसन व्यतिकरण मापी, व्यतिकरण मापी और हम बोल सकते हैं साबुन की फिल्म का चमकना, सर ये क्या है? माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन व्यतिकरण मापी, साबुन की फिल्म का चमकना, देखिए एक और स्टूडेंट का कोई डाउट था अपना फाइबर वाला जो पार्ट था उसमें प्रेजेंट है, वो फाइबर में किसका डाउट था, है कि नहीं है? वो अगर वो है तो मैं एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज नहीं करूँगा। फिर मैसेज किया था मेरे को किसी ने, यस, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था वो क्लास में प्रेजेंट है क्या? नहीं है तो फिर मैं नहीं करूँगा। चलिए अब कल शायद आपकी क्लास नहीं रहेगी, परसों रहेगी, और परसों शायद मॉर्निंग में रहेगी।
इतना पढ़ाया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे जो स्टार्ट करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थोड़ी सी थ्योरी है और फिर न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप की किस टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो उनको सबको देखेंगे। चलिए आज की क्लास एंड करता हूँ मैं यहीं पर। सर बोलिए। व्यतिकरण को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, मतलब होता है क्या है व्यतिकरण? व्यतिकरण आगे वही पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्यतिकरण ही आएगा, जो चमकीली और फ्रिंजें जो बनेंगे ना। व्यतिकरण बेसिकली ऐसा है अपने पास में, जैसे एक मान लीजिए स्ट्रिंग है, एक आदमी इधर से सेक कर रहा है, इधर से मान लीजिए इसको ऊपर नीचे बना रहा है, इस तरीके से वेव क्रिएट कर रहा है। एक मान लीजिए दूसरा इधर से भी उसको मूव करने लगा है, इधर से भी अपने पास वेव क्रिएट होगी, तो ये भी एक तरंग चल रही है इसके अंदर, ये भी एक तरंग चल रही है। अब क्या होगा, ये दोनों एक पॉइंट से पास होंगे, वो तो अध्यारोपण, उसको तो हम अध्यारोपण बोलते हैं। अब क्या होगा, इसमें आपने स्टैंडिंग वेव पढ़ी होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो कुछ बिंदुओं पर तो आयाम अधिकतम बनेगा और कुछ बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम रहेगा, वो व्यतिकरण। तो ये तो हमने क्या स्टडी किया, तो मैकेनिकल यांत्रिक तरंगों के लिए। लेकिन अब यहाँ पर प्रकाश के अयांत्रिक तरंग है, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो इस चैप्टर में हम अयांत्रिक तरंगों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश में भी ऐसा रहेगा, ये अपने पास पर्दा है, बहुत सारी यहाँ से लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है। इस बिंदु पर हो सकता है कि तीव्रता अपने को अधिकतम मिल जाए, हो सकता है कि तीव्रता न्यूनतम मिले। अगर अपने पास से मान लीजिए यहाँ से जो किरण तरंगे आ रही है, यहाँ से तरंग आ रही है, अगर उनके बीच में 2π 0 2π 4π इस तरीके का फेज डिफरेंस है, कलांतर, तब तो क्या रहेगा, यहाँ पर अधिकतम तीव्रता मिलेगी। और अगर अपने पास में पाई 3π 5π इस टाइप का कलांतर है, तब यहाँ पर न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। तो यही अपने पास। अब ये जो क्या होगा स्क्रीन पर, तो स्क्रीन जो आपके पास मिलेगी उस पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ब्राइट मिलेंगे, तो ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे फिर इधर भी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको हम यहाँ पर व्यतिकरण बोलते हैं। तो तीव्रता का जो वेरिएशन आता है उसी को व्यतिकरण बोलते हैं। क्लियर है? ये अभी हम जो YDA से स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बेसिकली हम बनाएंगे ये सब जो है कि किस टाइप से बनता है, क्या फ्रिंज की विड्थ रहेगी, और वो सब हम काफी